गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है रक्त का जमना। अभी हमने इसके पहले रक्त पढ़ा, ब्लड क्या होता है और वो कैसे बना होता है और उसके कार्य। अब ये अगले टॉपिक में है रक्त का जमना, जिसको अंग्रेजी में कोएगुलेशन बोलते हैं और या आप अंग्रेजी में एक बोला जाता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसे जमता है। एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के दौरान जो है ब्लड का जमा होता है। मैं बताता हूँ कि जो रक्त के जमने की प्रक्रिया या रक्त के थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्णतः रासायनिक प्रक्रिया होती है। मतलब अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के दौरान ही ये जो रेशे की तरह एक जहाँ पे आपको चोट लगती है वहाँ पे जहाँ पे हेमरेज होता है, मतलब जिस जगह पे आपको चोट लगती है तो वहाँ से एक थक्का जमेगा। तो वो थक्का जो होगा वो जो जमने की प्रक्रिया होगी वो रासायनिक प्रक्रिया होगी। तो एक रासायनिक ये प्रक्रिया है, हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया है और इस रासायनिक प्रक्रिया में कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी आप देखिए। सबसे पहले मैंने जैसे पहले बताया था, अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ब्लड जो है एक माध्यम है संचार का। पूरे ब्लड में पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है वो एक माध्यम होता है और वहाँ से सारे जो मटेरियल होते हैं वो प्रत्येक जो हमारा शरीर होता है उस पे पहुँचाया जाता है। तो उसी माध्यम से आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्लड की प्रक्रिया में कुछ विशेष प्रकार के जो तत्व होते हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं वो भाग लेते हैं और भाग लेने पर जो है ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जैसे हम आपको बताएं, जो यकृत होता है, जो अंग्रेजी में जिसको लीवर बोलते हैं, यहाँ से एक स्रावित होने वाला एंजाइम प्रोटीन जिसको आप प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, वो निकलता है और वो जाके कहाँ पे, जो आपका रक्त है, जो ब्लड है, उसमें जाके घुल जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपका एक और प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, ये भी जो कि ब्लड में पाया जाता है, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। फिर हम बात कर लेते हैं कैल्शियम आयन की। ये जो कैल्शियम आयन होता है इसकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। ये वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, उपस्थिति अनिवार्य है और ये यहाँ पे रहेगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा। उसके साथ साथ में पोटेशियम आयन की भी वहाँ पे आवश्यकता होती है। ये फैक्टर है, कारक है, जो कि ब्लड के जमने में या ब्लड के थक्का जमने में मदद करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो हमने कहा विटामिन के, यहाँ पे ये जो पोटेशियम हमने बोला ये विटामिन के है, विटामिन के होता है। तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं विशेष प्रकार के, वहाँ पे हमने विटामिन के जो होगा उसकी भी उपस्थिति अनिवार्य होगी। उसके साथ साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्टर प्लेटलेट्स, जो कि उसी कोशिका से निकलता है जो कोशिका टूटी होती है, या मतलब आपके ब्लड में वो होता है तो वहाँ से निकलती है। तो इसको थोड़ा सा बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रक्रिया कैसे होगी। जैसा मैंने कहा कि यहाँ से ये प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा प्रोटीन फाइब्रिनोजन, इसके अलावा बहुत सारे और भी 13 जो कारक बहुत सारे होते हैं और उस कारक के मदद से मतलब अलग अलग प्रोटीन होती हैं
और उस प्रोटीन के मदद से ही जो है इस थक्के जमने की प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे हम विशेषकर दो ही दिखाया गया है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। उसी प्रकार से कैल्शियम आयन जो की उपस्थिति अनिवार्य है, उसके साथ में विटामिन के, और जो वहाँ पे ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट्स जिसका कार्य ही यही है कि वो जब उपस्थित होगा तभी रक्त का जमा होगा। तो देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे है। अब वहाँ पे समझिए, जैसे ही कहीं पे चोट लगी, आपको चोट लगती है और चोट लगने के तुरंत बाद जो कोशिका होती है, कोशिका होगी वो टूट जाती है। तो टूटेगी तो वहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म जो है केशिकाएं होती हैं जो कि ब्लड को रखती हैं, जिसमें ब्लड बहता रहता है। केशिका होती है जो कि ब्लड को रखती हैं और ब्लड उसमें प्रवाह होता रहता है। लेकिन जैसे ही उस पर चोट लगेगी तो वो टूटती है, और टूटने से जिस बॉडी शरीर के भाग में ये लगता है वहाँ पे वो टूटेगा और तुरंत वहाँ से ब्लड निकलने लगेगा। हवा के संपर्क में आते ही जो है ब्लड निकलने लगेगा। तो उस समय क्या होगा, रक्त वहाँ से निकलने लगेगा। ठीक है, रक्त वहाँ पे बहने लगेगा उस केशिका से, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म केशिकाएं होती है, वहाँ से निकलेगा। और उसके बाद तो प्रक्रिया जो है, अब जैसे मैंने बताया कि ये प्लेटलेट्स होती है जो कि रुधिर के प्लाज्मा में, प्लेटलेट्स जो होती है वो रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती है। जो प्लाज्मा होती है, जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया कि प्लाज्मा जो होता है वो पार्ट होता है किसका, रुधिर का। तो उसमें ये प्लेटलेट्स पाई जाती है कणिकाओं के रूप में, और इसका जो मुख्यतः कार्य है कि वो ब्लड के थक्के जमाने में मदद करेगा, या इसकी उपस्थिति के बाद ही ब्लड का जो है थक्का जमेगा। तो वहाँ से जैसे ही वहाँ पे उस रक्त बहने लगता है, तो ये जो टूटी हुई जो सेल्स होती हैं, टूटी कोशिका जो होगी, कहाँ से, जब चोट लगेगी जो टूटी कोशिका होगी वहाँ से ये जो प्लेटलेट्स होगा वो वहाँ से निकलेगा। और पहले क्या होगा, ये विघटित हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में डिसइंटीग्रेट बोलते हैं। तो डिसइंटीग्रेट होके पूरी तरीके से उस टूटी हुई कोशिका जहाँ पे घाव लगा है आपको, वहाँ पे वो मान लीजिए ये घाव है, यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे आपको चोट लगी है, तो यहाँ से ये डिसइंटीग्रेट होके पूरे एरिया में पहले फैल जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा और विघटित होके विघटन हो जाएगा, यहाँ पे पूरी तरीके से ये फैल जाएगा। और फैलने के बाद क्या करेगा, जो है ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स जो है अब यहाँ से आपके यकृत से होता हुआ जो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन है, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो सक्रिय नहीं होता है। और तो ये जो आपका प्लेटलेट्स है, ये जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो एक पदार्थ होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन के मदद से बनता है। किससे बनता है, प्लास्टिन के मदद से प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है, प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है। ठीक है, किसके मदद से, ये जो प्लेटलेट्स है, यहां से जो प्लेटलेट्स है ये क्या बनाएगा, प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिनेज बनेगा। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, ये अब आप देखिए, ये प्रोथ्रोम्बिनेज इस थ्रोम्बिन को क्या करेगा, जो कि क्या है, सक्रिय नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, वो इसको एक्टिव करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन इस कन्वर्ट हो गया, मतलब चेंज हो गया, किसमें बदल गया, किसमें, थ्रोम्बिन में। और ये क्या होता है, ये बहुत ही सक्रिय होता है। और इसके साथ साथ में कुछ जो है
पॉलीपेप्टाइड जो होती है, प्रोटीन के जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, वो भी यहाँ इसके साथ में बनते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो थ्रोम्बिन बना है जहाँ पे चोट लगी है जिस प्लेस पे, तो ये जो थ्रोम्बिन होगा, अब ये एक जो है उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। जैसा कि प्रोथ्रोम्बिनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए किया था। थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। और जो कि यहाँ पे दूसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन जो है, अब एक एरो लगा, देखिए हमने उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, इसको एक्टिव कर देगा, और ये एक्टिव होगा तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में, फाइब्रिन, अब फाइब्रिन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइब्रिन जब बनेगा तो ये फाइब्रिन जो होता है, ये जिस जगह पे यहाँ पे जो चोट लगी है तो रेसे की तरह संरचना हो जाती है। देखिए इस तरीके की जेली, अंग्रेजी में जेली बोलते हैं, तो रेसे की समान संरचना बन जाएगी। और रेसे की तरह जो संरचना बनेगी वो, ये जो दूसरा आपका प्रोटीन था ब्लड में, रक्त में, जो कि थ्रोम्बिन के उत्प्रेरण से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, और इसी अवस्था को ब्लड का थक्का जमना बोलते हैं। तो जब फाइब्रिन का निर्माण हो जाता है, जो रेसे की तरह, जो प्लेटलेट्स की मदद से, क्योंकि आपने देखा प्लेटलेट्स से ही थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिनेज बन रहा है, मतलब इसके एक्टिवेशन से जैसे ही विघटित होगा यहाँ पे फैलेगा, और ये प्रोथ्रोम्बिनेज इसको, थ्रोम्बिन को एक्टिव करके थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फाइब्रिन से ही ब्लड का निर्माण हो जाएगा। ब्लड का थक्का जम जाएगा, और थक्का जम के वहाँ से ब्लड का जो बहाव होता है, ब्लड का जो वहाँ पे निकलता रहता है, वो रुक जाएगा। और वहाँ पे अंग्रेजी में बोला जाता है जेली लाइक मास, मतलब वहाँ पे एक छोटा सा मास की तरह वहाँ बन जाएगा, वो ढक लेगा। और तो वो किसके मदद से हुआ, तो पूरी प्रक्रिया में आपने देखा कि ये रिएक्शंस हो रहे हैं, ये उत्प्रेरक की तरह काम करके एक एक स्टेप में चेंज हो रहा है, और स्टेप में, तो इसीलिए इसको बोला गया कि ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, प्रक्रिया है, जो कि प्लेटलेट्स की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके जो है इसको बदल रहा है। और कुछ जो है महत्वपूर्ण एसेंशियल एलिमेंट्स और अंग जो होते हैं ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड के जमाव में उसकी मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके, तो देखिए यहाँ पे हमने कहा, तो जहाँ पर भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वहाँ पे कैल्शियम आयन उपस्थित रहेगा। कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये यहाँ पे भूमिका निभाएगा। ये तो बात रही रक्त का जमाव। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो कैसे पूरे जो आपकी जो शरीर होता है, आपका जो शरीर होता है, वो किस प्रकार से बहता है। शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पे एक माध्यम के रूप में जो ब्लड चल रहा है, बह रहा है, वो कैसे बहता है, किसकी सहायता से बहता है, या ये कहें कि किस भाग से बहता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रक्त होता है उसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं संचरण तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हृदय है, धमनी है, धमनी, सिराएं हैं, और जो है आपका केशिका है, केशिकाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही ब्लड को, या जो रक्त होता है आपके शरीर में, वो ब्लड जो रक्त होता है वो हृदय से, धमनी से होता हुआ पूरे बॉडी में, और फिर
पूरे बॉडी पार्ट से जो जो प्रत्येक भाग है शरीर का, उस शिराओं के माध्यम से फिर से हार्ट में आता है, जो हृदय होता है। हृदय को आप जानते हैं अंग्रेजी में हार्ट बोला जाता है, धमनी को आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी बोला जाता है, शिराओं को वेन्स बोलते हैं, वेन बोलते हैं, और केशिका को बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी। तो इस प्रकार से आप देखिए अलग अलग तरीके से। तो जब हम केशिकाएं अगर लिख देते हैं तो उसको बोल दिया जाता है कैपिलरीज, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए हृदय, धमनी और शिराएं। अब जबकि हम बात कर लेते हैं, अब आप जब जानते हैं कि जो हार्ट होता है हमारा, हृदय जो होता है वो जो है शंख के आकार का एक जो हमारी मसल्स होती है, जो उससे बना होता है। इसमें इसका नाम होता है, एक कार्डियक मसल्स होती है। तो कार्डियक मसल से बनने वाली जो है ये संरचना है जिसको हृदय बोलते हैं। कॉन्सेप्ट होता है, मतलब शंकु के आकार का होता है। नीचे की तरफ जो है वो कुंद होता है और ऊपर की तरफ जो है वो पॉइंटेड होता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है और इसी से जो धमनी और शिराएं होती हैं इसी से जुड़ी होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं धमनी की। रक्त का जो प्रवाह होता है, रक्त का जो प्रवाह है वो धमनी और शिराओं में क्या समान होता है या एक साथ में चलता है? तो आपको बता दें जो धमनी होती है, अब आप देखिए धमनी, अब ये धमनियाँ जो होती, धमनी जो होती हैं छोटे और फाइन होंगी। तो आर्टरी ये जो होती हैं धमनी, शिराएं और केशिकाएं, ये तीन चीज हैं। और इन तीनों चीजों से ही हम आपको ब्लड का फ्लो दिखाते हैं। अब जैसे जैसे अब देखिए एक शुद्ध ब्लड की बात होती है, शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त की बात होती है। आपने सुना होगा शुद्ध और अशुद्ध रक्त की बात होती है। अब आपको जानना पड़ेगा कि धमनी और जो शिराएं होती हैं या केशिकाएं होती हैं वो किससे जो है जुड़ी होती हैं। तो जो हमारा जो हृदय होता है, हृदय से ये धमनी और शिराएं जुड़ी होती हैं और धमनी और शिराओं के बीच में केशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए धमनी जो कि शुद्ध रक्त से, मतलब धमनी में जो धमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाती है, प्रत्येक भाग में पहुंचाती हैं। शरीर के प्रत्येक भाग में ये हार्ट से जो रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाती हैं। किसको? शुद्ध ब्लड को। और जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध ब्लड को लेके आती हैं, अशुद्ध ब्लड रक्त को लेके आती हैं धमनियों से। तो ये शरीर से लेके आती हैं, मतलब शरीर के प्रत्येक भाग में ब्लड को ले जाती हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि धमनी से शुद्ध ब्लड को, धमनियाँ जो होती हैं हृदय से शुद्ध ब्लड को शरीर के प्रत्येक भाग में ले जाती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं वो शरीर के प्रत्येक भाग से हृदय में लेके वापस आती हैं, वापस ले आती हैं। ठीक है, ये अशुद्ध ब्लड, यहाँ पे इसको अंग्रेजी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, मतलब इसके साथ में ऑक्सीजन जो है जुड़ा रहेगा। या फिर जैसे अब हम आपको क्लियर करें कि क्या है। अब जबकि मैंने शुद्ध और अशुद्ध ब्लड को बता दिया, तो देखिए जैसे ही हृदय से जो बॉडी पार्ट्स में धमनियां जो आगे बढ़ती हैं तो ये सूक्ष्म हो जाती हैं, और जब सूक्ष्म होंगी एक हम पाथ बना देते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। जैसे आपको समझ में आए तो कैसे कैसे ब्लड जो होता है वो पूरा
प्रवाह उसका होता है और उस प्रवाह के माध्यम से हम कैसे समझेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत जैसे हमने यहाँ पे बीच में बना दिया, ये हृदय है और हृदय से जो ब्लड होगा वो सबसे पहले, अब हम यहाँ पे बात करते हैं शुद्ध ब्लड की, शुद्ध रक्त की बात करते हैं। तो शुद्ध रक्त जो होता है वो हमारा यहाँ से बढ़ेगा तो किस में जाएगा, धमनी, ठीक है, धमनी। और धमनी आगे चल के अब जो शुद्ध रक्त जा कहाँ रहा है, शरीर के भाग में जा रहा है, शरीर के प्रत्येक भाग में जाएगा, प्रत्येक भाग, तो प्रत्येक भाग में जाएगा तो वो ये और भी पतली होंगी, धमनियां हो जाएंगी। तो यहाँ से धमनी से धमनी और उसके बाद ये और सूक्ष्मतम होती जाएंगी, फाइन होती जाएंगी, बहुत ही सूक्ष्म हो जाएंगी। तो ये केशिका में विभाजित हो जाएंगी बहुत ही, जैसे आप मान लीजिए कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये आगे बढ़ते हुए फिर बहुत ही फाइन, इतनी फाइन होती जाएंगी, बहुत सारी फाइन इस तरीके से ये अलग अलग होती जाएंगी। तो इस फॉर्म में उसको केशिका बोलते हैं। और जबकि ये पूरी बॉडी में पहुंच चुकी हैं, अब यहाँ से जो अशुद्ध ब्लड होगा फिर से हार्ट में जाना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा और फिर से यूनाइट होके, फिर से एक साथ में होके जो है शिराओं का रूप ले लेते हैं, शिराओं का रूप ले लेंगी। और ये जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध ब्लड को लेके फिर से हृदय तक पहुंचा देंगी। तो आपने देखा धमनी और शिराएं जो है ये अलग अलग, ये अशुद्ध ब्लड से जुड़ी रहती हैं। अशुद्ध रक्त जो होती है उसमें वो क्या करती हैं, ये जुड़ी रहती हैं। तो एक आपने जो है ऐसा, तो आपने देखा कि हृदय, धमनी और शिराएं और केशिका और शिराओं के माध्यम से पूरा का पूरा जो हमारा रक्त होता है वो हमारे पूरे बॉडी, जो हमारा जो शरीर होता है उसमें प्रत्येक भाग में वहाँ पे जाता रहता है और उसी प्रकार से चलता रहता है। तो धमनी से यहाँ से केशिका, केशिका से शिराएं, शिराओं से हृदय। तो शुद्ध और अशुद्ध ब्लड इस प्रकार से जो है हमेशा ये शुद्ध ब्लड लेके जाएगी, ये अशुद्ध ब्लड। इस चीज़ों को आपको समझना होगा, जानना होगा। और इस प्रकार से आपने देखा कि जो रक्त का प्रवाह होता है ये चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम ये देखें कि जो धमनी होती है उसका, ये जो धमनी है इसका जब हम उत्पत्ति देखते हैं और जो शिराओं की उत्पत्ति देखते हैं तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है। धमनी जो होती है, धमनियों की जो उत्पत्ति होती है ये जो है थोड़ी सी मांसपेशियों की बनी होती है और मोटी होती है। और इसमें जो है जैसे कह सकते हैं रबड़ की तरह जो नली होती है, रबड़ की तरह जो नली होती है मांसपेशियों की बनी, वो उस प्रकार से होती है। और इसमें ब्लड का फ्लो बहुत ही तेज़ी से, बहुत प्रवाह, इसमें जो रक्त का प्रवाह होगा, रक्त का जो प्रवाह है इसमें बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, बहुत ही तेज होगा, तेज़ी से होता है। और उसी, अब यहाँ से जब ये बढ़ेगा तो ये केशिका में जाएगा। मैंने कहा कि बहुत ही फाइन ब्रांच हो जाएंगी। देखिए अगर फाइन ब्रांच की बात करें तो कैपिलरी अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में केशिका बोलते हैं। तो इसीलिए जब भी पूरे बॉडी में हम कहीं भी जो हमारी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे यही जो कैपिलरीज होती हैं वो फैली रहती हैं और हमारे जो धमनी और शिराएं हैं वो फैली रहती हैं। इसीलिए हमारे प्रत्येक भाग में हम ब्लड को कहीं पे भी हैमरेज हुआ या फिर हम कभी भी ब्लड को लेने का प्रयास करते हैं तो वो वहाँ पे कहीं भी अगर इंजेक्शन को लगाते हैं तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ये जो केशिकाएं होती हैं वो पूरी तरीके से हर बॉडी पार्ट्स के हर जगह पर क्या होती हैं, फैली रहती हैं। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि ये मोटी लेयर है तो इसमें 3 लेयर होती है, बाहर के बाह्य और मिडिल मतलब मध्य और
अंदर की तरफ। तो 3 लेयर होती है और ये मोटी होती है, और मैंने कहा कि यहाँ पे रक्त का जो प्रवाह होगा वो बहुत तेज़ी से होता है, और जो ये धमनी होती है ये हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सुरक्षित रहती हैं अस्थियों में। मतलब जो अस्थियाँ होती हैं, अस्थियाँ हमारी जो होती हैं उसके अंतर्गत होती हैं और बहुत सुरक्षित रहती हैं, और बाद में केशिका से केशिकाओं के रूप में बढ़ के फिर बाद में केशिका जो है सिराओं में कन्वर्ट होके, तो जो सिराएं होती हैं इसकी तुलना में क्या होती हैं, ये जो चूंकि मैंने कहा क्या होता है, ये यहाँ पे ये मोटी होती हैं, ये इसकी तुलना में ये पतली होती है, ये पतली फाइन होती है, अंग्रेजी में बोला जाता है पतली होती है, और इसमें रक्त का प्रवाह बहुत उसके अपेक्षा कम होता है। प्रवाह जो होगा यहाँ पे कम होगा और ये हमेशा किस दिशा में जाएगा, हृदय के, क्योंकि ये क्या है, ब्लड को, जो रक्त है, ये सिराएं हैं, वो ब्लड को, रक्त को हृदय की तरफ ले जाती हैं, जबकि धमनी जो होती है वो यहाँ से हार्ट से जो प्रत्येक भाग है हमारे शरीर का वहाँ पे ले जाती है। तो आपको क्लियर हो गया कि धमनी किससे जुड़ी है और सिराएं किससे जुड़ी है। धमनी किस तरफ लेके जाती है और सिराएं किस तरफ, धमनी शुद्ध ब्लड को लेके जाती है, सिराएं अशुद्ध ब्लड को ले जाती हैं। तो उसके बीच में ये चूँकि फाइन बहुत ही सूक्ष्मतम ये फैलाव होता है जिसको केशिका बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है कोशिकाओं की बात करते हैं। अब जो है, जबकि आपने देखा कि ये परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें कि धमनियों जो सिराएं होती हैं इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो अलग अलग रेट से होता है। मतलब कि उनमें जो प्रवाह होगा, जैसा मैंने कहा कि बहुत तेज़ी से होता है, तो उसका जो स्पीड होगा कुछ दूसरा होगा, इसका स्पीड दूसरा होगा, और ये उसके निर्माण के आधार पे, उसके बनने के आधार पे होता है। और उसी प्रकार से वो जो है जैसा हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रवाह होगा वो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट होता है। मतलब कि जो कभी भी जो हार्ट होता है, चूंकि हार्ट क्या करता है, पंप करता है। हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन्स है, मसल से बनने वाला ऑर्गन्स है, कार्डियक मसल से बना होता है। तो वो कार्डियक मसल्स क्या करती है, पंप करती है। तो पंप करेगी तो उसमें एक बार वो क्या होगी, ये सिकुड़ेगी और एक बार फैलेगी। अंग्रेजी में उसको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं, या अगर साइंस की भाषा में बोलेंगे तो सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। तो आप सामान्यतः हिंदी में समझें कि सिकुड़ने और जो फैलने की प्रक्रिया होगी, तो उसमें जब वो सिकुड़ेगी तो उस पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर जितना लगेगा उसी प्रेशर के हिसाब से वो जो ब्लड होगा, जो हमारा रक्त होता है, वो हार्ट से धमनियों की तरफ, और उसी प्रकार से जब सिकुड़ेगा तो सिराओं से हृदय में। तो चूंकि जो मनुष्य होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं हृदय में, और 4 कोष्ठक के हिसाब से एक में शुद्ध ब्लड और एक में अशुद्ध ब्लड आता रहता है, और उसमें जो है जो ब्लड होता है इसी पंप के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से जो हमने कहा प्रेशर होता है, वो प्रेशर उस पे लगेगा, और प्रेशर से जो ब्लड होगा वो हृदय से धमनी में, एक बार धमनी से केशिकाओं में, फिर जो है जब वो रिलैक्स होगा तो सिराओं से हृदय में पहुंच जाएगा। तो जितना भी हमारा जो भी बॉडी है, जो भी बॉडी पार्ट्स है, मतलब जो शरीर का जो प्रत्येक भाग है, वो इन्हीं दोनों के कनेक्शन से जुड़ा है, और ये जो हमारा पंप होता रहता है हार्ट, उसी के माध्यम से जो रक्त का प्रवाह है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो है ब्लड का थक्का कैसे जमता है, धमनी और सिराएं क्या होती हैं, और एक जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है, मतलब एक हमारा एक ऐसा रास्ता जहाँ से पूरा का पूरा ब्लड जो है वो प्रवाहित होगा। तो उसको परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और आज के चैप्टर में इतना ही। कल हम जो है नए चैप्टर के साथ में फिर से उपस्थित होंगे।
धन्यवाद।